फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर हैं जो अभी इंटरव्यू देकर निकले हैं। तो सर से जानेंगे कि इनका इंटरव्यू कैसा गया, इनकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या रही, इनकी मेंस की स्ट्रेटजी क्या रही, इनकी आंसर राइटिंग की क्या स्ट्रेटजी रही, सारी चीज़ें जानेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में आगे तक बने रहें। तो सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम आनंद कुमार शुक्ला है। मैंने बीए इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर से किया है 2016 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और उसके पश्चात मैंने लॉ किया 2017 से लेकर के 20 के बीच में। और पीसीएस 2021 में मेरा चयन सब रजिस्ट्रार पद के लिए हुआ है। और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है। और सर, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं मूलतः जौनपुर का निवासी हूँ जी। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आज के इंटरव्यू में आपका बोर्ड कौन सा था और कितने मिनट तक लगभग आपका इंटरव्यू चला? मेरा बोर्ड प्रोफेसर श्री राम जी मौर्य सर के बोर्ड में था। और लगातार ये मेरा तीसरा बोर्ड भी वही था, तीसरा इंटरव्यू भी वही था। और लगभग 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला है। जी। और सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और आपका माध्यम क्या है? सर, मेरा माध्यम हिंदी है और मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से आज के इंटरव्यू में आपसे क्या प्रश्न पूछे गए, अगर कुछ रिकॉल करके बता पाए। सिद्धांत के तौर पे तो कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन जो नए करंट इश्यूज चल रहे हैं जैसे सिलिकॉन वैली बैंक का डूबना क्यों, क्या रीज़न है, उसके साथ साथ डिजिटल करेंसी क्या है, उसके पश्चात फिर इकोनॉमिक्स के जैसे कुछ पॉलिटिशियन जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बेहतर किए हों उनका नाम वगैरह, यही सब बेसिक क्वेश्चन था। और सर, करंट अफेयर्स वगैरह से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, अगर कुछ याद हो तो हमें बताएं। करंट में एक बीबीसी का जो एक डॉक्यूमेंट्री था जिस पे काफ़ी विवाद हुआ था, उसको लेकर के पूछा था कि क्यों विरोध हो रहा है। तो उसमें यही था कि जो आर्टिकल 19 है वो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार तो देता है, लेकिन 19 क्लास 2 ये बताता है कि हम 8 आधारों पर इस स्वतंत्रता पर अंकुश भी लगा सकते हैं। तो उसी आधार पर भारत सरकार विरोध भी किया था। एक ये क्वेश्चन करंट का था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि चूँकि मेरा लॉ सब्जेक्ट था तो लॉ में क्वेश्चन सिचुएशनल पूछे थे कि एक महिला और एक पुरुष को लेकर के संबंध को लेकर के पूछे थे। इवटीजिंग का केस था जी। और एक क्वेश्चन लॉ से पूछे थे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्या है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जुरिडिक्शन क्या है। जी। और सर, कोई सिचुएशन दे के आपसे प्रश्न पूछे गए? सिचुएशन दे के प्रश्न ये पूछा गया कि एज एसडी में अगर काम करेंगे तो फिर इन्वायरमेंट पोल्यूशन को लेकर के आप क्या करेंगे। जी। इन्वायरमेंट जो पॉल्यूट हो रहा है उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे। जी। और सर, जीएस के पोर्शन से खास करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह या पर्यावरण वगैरह से कोई प्रश्न आज के इंटरव्यू में आपसे पूछा? ऐसा कुछ नहीं था। और क्वेश्चन पद वरीयता को लेकर के था। जी। सर, क्या था वो प्रश्न? मेरा पद वरीयता केवल मैं 2 पोस्ट डाला हूँ, एक डिप्टी कलेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक। जी। और सर, और कोई यूपी स्पेशल प्रश्न, कोई बजट वगैरह से प्रश्न आपसे पूछा गया? नहीं, बजट और यूपी स्पेशल से कोई क्वेश्चन नहीं था। जी। सर, मैं आना चाहूँगा पीटी पे। आप ऑलरेडी 3 बार पीटी दे चुके हैं, पीटी पास भी हैं, तीसरी बार आपका इंटरव्यू है, पिछली बार आप सेलेक्टेड भी हैं। तो पीटी के लिए सर आखिरी जो 40-50 दिन बचे हुए हैं बच्चों के पास, उसमें क्या करें, वो कैसे तैयारी करें, और आपकी पीटी की रणनीति क्या रहती थी? पीटी के लिए बेसिकली पहले तो ये डिवाइड करना है कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस में मेरा एवरेज ज़्यादा है। लगभग अगर हर सेक्टर में हम 60% कम से कम एवरेज कर लेंगे तो 150 में से 90 क्वेश्चन हम सही कर लेंगे। तो सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए कि हम हर एक सब्जेक्ट में 60% का एक्यूरेसी पहले क्लियर करें। करंट अफेयर की काफ़ी भूमिका रहती है, साथ ही साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी। पॉलिटी के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि वहाँ एक्यूरेसी लगभग 90%, 95%। एंशिएंट और मेडिवल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें 50 से 60% भी एक्यूरेसी है तो सही है। मॉडर्न पे फोकस करने की आवश्यकता है। जी। और सर, करंट अफेयर्स वगैरह आपने कहाँ से और कैसे तैयार किया? के लिए आप डेली अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कोई बढ़िया यूट्यूब चैनल जो हो उसके माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम के टाइम पे अलग अलग मैगजीन आता है। कुछ मैगजीन के नाम बता? मैगजीन जैसे कि एक मैगजीन आता है पीसीएस मंत्रा का ग्रुप एक निकालता है। जी। और एक मैगजीन दृष्टि की आती है। जी। साथ में एक पब्लिकेशन स्पीडी की आती है जहाँ थोड़ा बहुत फैक्चुअल जानकारी हम ले सकते हैं। जी। और सर, एग्ज़ाम से पहले, मैगजीन से पहले क्या पढ़ा जाए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, खास करके करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी बच्चों में, हिंदी माध्यम के छात्रों में ये डाउट रहता है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए? चूँकि यूपी स्पेशल का 2 पेपर जोड़ दिया गया है, एक 5th एक 6th। जी।
तो अगर यूपी स्पेशल को बेहतर तैयार करना है तो किसी गाइड और किसी अन्य बुक से अच्छा है कि हम डेली कोई न कोई न्यूज़पेपर एक पढ़ें, और उससे जो हमारे GS 5th और GS 6 पेपर में जितने भी सिलेबस हैं उनको डिवीज़न करके अलग अलग तैयार करें। अगर डेली बेसिस पे करेंगे तो बाद में चल के बर्डन भी नहीं होगा और जितने भी करंट इश्यूज रहेंगे वो कलेक्ट होते जाएंगे जी। बाकी यूपी स्पेशल का जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का जो सूचना विभाग है वो किताब निकालता है, थोड़ा मोटी ज़रूर होती है लेकिन समय रहते उसको पढ़ लिया जाए तो बेहतर रहेगा। और सर मैं जानना चाहूँगा मेंस की आपने कहीं से कोचिंग वगैरह की थी या फिर सेल्फ स्टडी से ही तैयारी किया है अभी तक? मैंने कोचिंग किया है सिर्फ एक ही जगह, GS वर्ल्ड दिल्ली में किया था। बाकी टेस्ट सीरीज मैंने लगभग 2-3 कोचिंग में दिया है, लेकिन कंटेंट और कोचिंग के तौर पे मैंने GS वर्ल्ड में एडमिशन लिया है जी। और सर मैं मेंस की आंसर राइटिंग पे आना चाहूँगा। आंसर राइटिंग खास करके लेके काफ़ी बच्चों में डाउट रहता है कि स्टार्ट कब से करें आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग में ही सर डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक पार्ट होता है जो आंसर में दिया जाता है, बनाया जाता है, चार्ट, डायग्राम, फ्लो वगैरह, तो सब चीज़ें आप लोग कैसे करते हैं, आपने कैसे किया? डाटा के लिए अगर देखें तो एक शून्य IS करके एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम देख सकते हैं, एक तरीके से वर्चुअल कोचिंग है। अभी तो फ़िलहाल वो ऑफलाइन भी आ रहा है। वो एग्ज़ाम के समय हर सेगमेंट पर GS 4th GS के जितने भी पेपर हैं सारे पेपर कुछ न कुछ कंटेंट और निकालता है, डाटा रहता है। डाटा जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पॉलिटी में अगर देखेंगे तो जैसे जितने भी उसमें डाटे रहते हैं वो रहता है। तो वो डाटा के लिए अगर कहीं कलेक्टिव फॉर्म यूज करना है तो शून्य IS का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी बजट इकोनॉमिक सर्वे चाहे यूपी का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, हर एक क्वेश्चन के आंसर राइटिंग में जहाँ उसकी उपयोगिता हो डालना चाहिए। मैप और डायग्राम बनाना ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर उसकी प्रासंगिकता रहे वहाँ पर प्रयोग करिए, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम पेन से बनाएं, पेंसिल वगैरह का प्रयोग ना करें। और सर मैं आंसर राइटिंग में खास करके हमारे एस्से के पोर्शन पे मैं आना चाहूँगा। एस्से राइटिंग को लेके काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि एस्से का अप्रोच क्या रहे, स्टार्टिंग का अप्रोच क्या रहे, और कोटेशन वगैरह, पोइट्री वगैरह जो भी उसमें यूज होता है, टॉपर्स लोग कहाँ से और कैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे यूज करते हैं, अगर उस पर कुछ गाइड कर पाएँ। जैसे कि एस्से तैयार करने के पहले अगर हम GS के जितने भी पेपर हैं, जितने भी सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं, अगर उसको हम तैयार कर लेंगे तो GS का पेपर ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि उसका राइटिंग स्किल क्या होना चाहिए, तो उसमें जैसे 3 पार्ट होता है, एक प्रस्तावना का होता है, एक मुख्य भाग होता है, एक उपसंहार होता है, एक वे फॉरवर्ड आजकल यूज हो रहा है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि हर पार्ट में एक सामंजस्य बना रहे, एक फ़्लो बना रहे, और हर एक पार्ट की एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी रही है। साथ ही कहीं अगर डाटा का यूज करना है, कहीं पे अगर कोटेशंस का यूज करना है तो एक प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी उसका ओवर बर्डन की आवश्यकता नहीं है कि फैक्चुअली जानकारी रहे, एनालिटिकल रहे तो ज़्यादा बेटर है जी। और सर मैं जानना चाहूँगा अगर तैयारी के दौरान कभी आपको लो फेसेस आया तैयारी के दौरान तो आपने क्या किया, और अन्य हमारे जो व्यूअर्स देखेंगे उनको क्या सजेस्ट करें? अप एंड डाउन्स आता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जब अल्टीमेट गोल रहेगा तो उसके लिए आपको प्रयास निरंतर करना चाहिए, और जब तक पुरुषार्थ और भाग्य दोनों एक साथ संयोग नहीं होता है तब तक सफलता नहीं मिलती है। और सर मैं लास्टली GS 4 का एक पोर्शन होता है एथिक्स का, एथिक्स पे आना चाहूँगा। एथिक्स को लेके काफ़ी बच्चों में डाउट रहता है कि एथिक्स के आंसर राइटिंग का अप्रोच क्या रहे, कंक्लूज़न का क्या, कैसे कंक्लूज़न दिया जाता है, उस पर अगर हमें कुछ गाइड करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मेंस में उनका एथिक्स में नंबर कम आ रहे हैं, तो उस पर कुछ गाइड करें। एथिक्स के लिए जो मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है कि उसके लिए जैसे जितनी भी शब्दावलियाँ उस चैप्टर के अंतर्गत हैं, जैसे एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मोरलिटी क्या है, एथिक्स और मोरलिटी में अंतर क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो उसके संदर्भ में जितनी भी परिभाषाएं हैं एक परिभाषा तैयार करना कि एग्जैक्ट परिभाषा इसकी होती क्या है जी। उसके बाद फिर जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उससे उसको एग्जाम्पल को करना कि जैसे कि अगर कहीं पे हमको देना है तटस्थता का भाव है, तटस्थता को लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है, अगर हाल फिलहाल में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो तटस्थता को लेकर काम कर रहा है वो पर्सनालिटी, तो कुल मिला के हमको अपने करंट और स्टैटिक दोनों पोर्शंस को इनरिच करना पड़ेगा। जब तक दोनों को मिलाएंगे नहीं तब तक एक बेहतर आंसर नहीं लिख पाएंगे जी। और सर मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा कि आपका जब PCS 2021 का रिज़ल्ट आया तो आपका क्या रिएक्शन था, आपकी फैमिली का माहौल क्या था, और उस रिज़ल्ट के आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए सर?
मेरा यूपी पीसीएस 2021 का जो इंटरव्यू था वो 4 अगस्त को था। 4 अगस्त 2021 को था। इसके पहले मैं बिहार पीसीएस का इंटरव्यू दिया था, जिसका रिजल्ट 3 अगस्त को रात को आया। जब रिजल्ट आया 3 अगस्त को, 4 अगस्त को इंटरव्यू था। 3 अगस्त के रात में जब रिजल्ट आया उसमें मेरा फाइनल नहीं हुआ और सुबह मुझे इंटरव्यू देने जाना था। तो अपने आप को थोड़ा रामचरितमानस और भी ग्रंथों से थोड़ा बहुत प्रेरणा लेते हुए मैं इंटरव्यू दिया और इस रिज़ल्ट से काफ़ी उम्मीद थी और उम्मीद के परिणाम स्वरूप हमको सब रजिस्ट्रार पद भी मिला और मैं अपने इसको सेकंड प्रेफरेंस पे डाला था। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई, अनएक्सपेक्टेड नहीं था, पहले से ही प्रयासरत थे कि इसमें हो जाना चाहिए। तो यही एक्सपीरियंस रहा है। और सर कैसे जीवन आपका बदला जब रिजल्ट आया? खास करके होता है कि जब तक आप रिजल्ट नहीं देते तब तक लोग काफ़ी आपको टॉन्ट करते हैं, ताने सोसाइटी के, गांव घर के, रिलेशन के सुनने पड़ते हैं। तो आफ्टर रिजल्ट क्या रिएक्शन था लोगों का सर? अड़ोसी पड़ोसी से बच कर रहिए, बाकी टांट जो लोग मारते हैं उनको मारने दीजिए। अड़ोसी पड़ोसी सबसे ज़्यादा दुश्मन होते हैं जी, उनको बच कर रहिए। बाकी कोई ऐसा काम मत करिए कि अपने शब्दों के माध्यम से उनको रिटेलिएट मत करिए जी। अपने जो रिजल्ट में अपने जो काम है उसके लिए उसको रिटेलिएट करिए जी। और सर कोई मोटिवेशनल लाइन या मोटिवेशनल कोट जो आपको मोटिवेट करता है इस तैयारी में बार बार इंटरव्यू देने के लिए? मैं तो हिंदी साहित्य ऑप्शनल भी मेरा कभी रहता था, तो उसमें डॉक्टर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनकी एक रचना है राम की शक्ति पूजा। तो उसमें एक लाइन है कि हो गीजे है पुरुषोत्तम नवीन, ऐसे करके एक लाइन है। तो उससे प्रेरणा मैं लेता हूँ। साथ में रामचरितमानस में अगर देखा जाए तो भगवान राम का जो व्यक्तित्व है, उनको अभी तक सूचना यह प्राप्त है कि मेरा राज्य तिलक होने वाला है, लेकिन कुछ समय बाद ये सूचना मिलती है कि उनको वनवास दिया गया है। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब बनते हैं जब वो वनवास जाते हैं, उसके पहले वो केवल और केवल दशरथ पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर इस तरीके से कोई सिचुएशन आती है कि सफलता मिलने ही वाली होती है लेकिन नहीं मिल पाती है, तो एक दिन ऐसी सफलता मिलेगी जो आपकी कीर्ति यश को चारों तरफ फैलाएगी। तो आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका किसी इस बार बड़े पद पे चयन हो उसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।